Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 24 and today's topic of discussion is Hardy-Weinberg theorem. अब इस थ्योरम में हमने समझना ये है कि ये क्या है, क्या इसकी स्टेटमेंट कैसे है, हम किस तरह से एक पॉपुलेशन के अंदर उसकी जीनोटिपिक और एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें प्रॉपरली एक फॉर्मूला दिया जाता है, उस फॉर्मूले को लेकर हम इसको एज एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। अब ये जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, ये दो साइंटिस्ट का रोल है थ्योरम, यानी कि टू साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली 1908 में वर्किंग की। इसमें हम कह सकते हैं टू साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली वर्कड इन 1908 और इनकी स्टेटमेंट क्या थी? एंड दे स्टेटेड दैट, इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी जो स्टेटमेंट है जो इन्होंने दी उसका निचोड़ क्या है और व्हाट इज इट मीन, स्टेटमेंट का मतलब क्या है। दे स्टेटेड दैट द जीन एंड एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशंस जीन पूल, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इन नॉन इवॉल्विंग populations gene pool, non-evolving populations gene pool, the allelic and genotypic frequency, the allelic and genotypic frequency remain constant over generation to generation, unless agents other than sexual reproduction acted upon them. Reproduction acted upon them, upon population कह सकते हैं, upon population। ये ओवरऑल एज इट इज स्टेटमेंट है। यू कैन आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम योर बुक, आप अपनी बुक से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें उसने बात करने की कोशिश क्या की है, उसने बताया है कि एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है। पहली बात, नॉन इवॉल्विंग, इस पॉपुलेशंस जीन पूल के अंदर एलीलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओवर जनरेशन टू जनरेशन, आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करें, उस वक़्त तक एजेंट अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस पर एक्ट करें, तो उस पॉपुलेशन पर एक्ट करें, उस वक़्त तक उसकी जो अलील और जीन फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है कि स्टूडेंट, एक है मियोसिस और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ये भी उस पर अफेक्ट करते हैं? नो। हम कह सकते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी के अंदर एक पॉइंट है मियोसिस, और प्लस में एक और बात, रैंडम फर्टिलाइजेशन। अब कहा यह जाता है कि रैंडम फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज मियोसिस विच कॉज जेनेटिक वेरिएशंस that has no effect upon allele and genotypic frequency.
नो इफेक्ट अपॉन जीन एंड अलील फ्रीक्वेंसी, जीन या अलील फ्रीक्वेंसी का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने एक फार्मूला बनाया है जिसमें हम ये बताते हैं, ओवरऑल ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये जो है एलील और जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये बताते हैं कि जीन और एलील फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। अब इस इक्वेशन कह सकते हैं या फिर इसको एक फार्मूला कह सकते हैं, फार्मूला टू कैलकुलेट जीन और एलील फ्रीक्वेंसी। हम इसे जीन और एलील फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसमें जो फार्मूला है उसमें जो जेनेटिसिस्ट हैं, हम उसकी बात करते हैं कि जेनेटिसिस्ट ने बेसिकली जेनेटिसिस्ट जो हैं उन्होंने लेटर कैपिटल पी जो लिया है, या पी जो है दैट इज़ फॉर डोमिनेंट अलील, ये डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है। जबकि जो लेटर क्यू है दैट इज़ फॉर रिसेसिव अलील, ये रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया है। तो एक तो है हम कह सकते हैं कैपिटल पी, और दूसरा जो है वो स्मॉल क्यू इसमें हम यूटिलाइज करते हैं, या पी क्यू हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज़ यूज फॉर रिसेसिव एंड डोमिनेंट अलील। अब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को पी प्लस क्यू करते हैं तो इट शुड बी 1, इससे 1 होना चाहिए, या फिर इसे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मतलब इनके अकॉर्डिंगली ये है, इसके एक्सप्लेनेशन में हम ये बता सकते हैं कि अगर टोटल जीन और एलील फ्रीक्वेंसी should count 100% और add up to 1, इसे क्या होना चाहिए, should count यानी कि इसे टोटली हम कह सकते हैं 100% होना चाहिए और 1 होना चाहिए। अब किस तरह से, जैसे कि हमने P प्लस Q लिया है तो इट शुड बी 1 और 100%, इसे 1 या 100% होना चाहिए। स्टूडेंट, जब आप इन दोनों में से किसी एक को जानते हैं, लाइक दैट अगर आपके पास Q है तो आप P को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 माइनस Q कर सकते हैं, और अगर आपके पास P है तो आप Q को फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस Q, इस तरह से। जबकि यू नो दैट P प्लस Q इट शुड बी 1, इसे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो P प्लस Q है, अगर हम इसको ओपन अप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्केयर, बाइनोमियल नोमियल स्केयर एक हम कह सकते हैं एक्सपेंशन करते हैं, तो इसमें P स्केयर प्लस 2PQ और प्लस जो है वो Q स्केयर इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है। अब देखिए P प्लस Q जो यहाँ पे आया है, इसका मतलब क्या है, इट मीन टू से कि यहाँ पे ये जो P प्लस Q है इसका मतलब ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसकी, जैसे वो आपने पढ़ा होगा A प्लस B का स्केयर, और यहाँ पे ये जो P स्केयर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल A, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि यहाँ पे बात की जाए ना तो 2PQ, बेसिकली अगर हम 2PQ की बात करते हैं तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट हेट्रोजाइगस कैपिटल A स्मॉल a, ये हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड 2 का मतलब ये है कि इसमें हमें डिपेंड करता है कि इसमें P या Q जो है वो फादर से आता है या मदर से आता है, कौन से पेरेंट्स से आता है, तो दोनों तरफ इक्वल चांसेस होती हैं। सो हेट्रोजाइगस को हम 2PQ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं।
जबकि अगर हम बात करें क्यू स्केयर की, तो क्यू स्केयर जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हमने ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ए से, एंड इट इज होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव होता है स्मॉल ए, जबकि ये कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस, और होमोजाइगस डोमिनेंट जो है कैपिटल ए, और जो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन ली है हमने, वो इन दोनों को प्लस करके हमने इसको एक्सप्लेन किया, एंड इट शुड बी 1, और इसे क्या होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर लेते हैं तो इट शुड ऑल्सो बी A1, ये क्या होगा 1 होगा। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है एक एग्जाम्पल के साथ, उस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की एग्जाम्पल। अब जब हमने एग्जाम्पल ली है तो एग्जाम्पल जस्ट ओनली ऐसे कह सकते हैं कि ये सपोज्ड वैल्यूज़ होती हैं। अब सपोज्ड वैल्यूज़ मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज़ नॉट एज इट इज़ कन्फर्म्ड। जैसे कि हमने कहा कि एक वाइल्ड फ्लावर है, ये जो वाइल्ड फ्लावर है इसकी 500 प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अब वाइल्ड फ्लावर के 500 प्लांट्स हैं। अब इसी में जीनोटाइप और एलीलिक फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। दे जस्ट गिवन अस द टोटल नंबर। इन टोटल नंबर में हम ये बताते हैं कि 1000 अलील्स मौजूद होंगी। द रीज़न बिहाइंड कि 500 प्लांट्स हैं तो उनमें अलील्स कितनी होंगी 1000 अलील्स होंगी। दैट इज अंडरस्टूड। द रीज़न बिहाइंड वी नो दैट कि 1 जीन इसमें कितनी अलील्स मौजूद होंगी 2 अलील्स मौजूद होंगी। और हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन 1 इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल की बात हम करते हैं 1 इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल में एक जीन के लिए 2 अलील्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब स्टूडेंट इस तरह से 500 प्लांट्स के लिए कितनी अलील्स होंगी 1000 अलील्स जो हैं वो इसमें मौजूद होंगी। आप देखें यहाँ पे तो ओवरऑल हमने ये कहा कि इसके अंदर जो हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो रिसेसिव प्लांट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं इस प्लांट्स की 2 वैरायटीज थी। दैट इज़ द प्रीवियस एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। इसके 2 वैरायटीज़ हैं जिसमें 500 टोटल थे, और उसमें एक पिंक है और दूसरे कौन से हैं वाइट हैं। अब उसने वाइट का नंबर बताया कि दीज आर 20 प्लांट्स, ये 20 प्लांट्स हैं, और जो 480 प्लांट्स हैं वो कैसे हैं पिंक है। 480 प्लांट्स कैसे हैं पिंक। अब स्टूडेंट्स जो 480 पिंक प्लांट हैं इसमें 20 प्लांट जो हैं वो वाइट प्लांट है। नाउ वी हैव असाइनमेंट टू कैलकुलेट द कैपिटल P कि ये कितनी होंगी, रिसेसिव अलील्स कितनी होंगी, इसमें P स्क्वायर कितना है, P स्क्वायर आप कह सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, Q स्क्वायर कितना है होमोजाइगस रिसेसिव, सेम एज इट इज़। हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो 2PQ कितना है, 2PQ इसकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो इफ़ वी हैव दिस डेटा, हमारे पास ये डेटा है तो हम इन तमाम को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेट हम करेंगे बाय यूटिलाइजिंग हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। उसके थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको यूटिलाइज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से हम कैलकुलेशन लेते हैं क्योंकि ये वाइट फ्लाट है और वाइट फ्लाट जो है ये रिसेसिव है, और रिसेसिव होने की वजह से इसमें जो अलील्स अपीयर होंगी वो क्या होंगी Q स्क्वायर होंगी। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज़ स्मॉल a, इसी को हम Q स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखिए जब हमारे पास Q स्क्वायर जो है Q स्क्वायर 20 इंडिविजुअल हैं, 20 प्लांट्स हैं Q स्क्वायर, तो इसमें से हमने क्या करना है पहले अलील्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 20 प्लांट्स हैं तो 20 प्लांट्स में बेसिकली Q स्क्वायर तो इसकी परसेंटेज अगर हम लेकर आएँ तो परसेंटेज इसको टोटल पे डिवाइड करें 20 बाय टोटल कितने थे 500, तो मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट किया 4% आ गए 4%।
ये टोटल क्यू जो है क्यू स्क्वायर है। अब इसी को भी हम अगर पॉइंट्स में लेकर आएँ तो 0.04 आएगा इसका, यानी कि परसेंटेज को ख़त्म करते हुए। और परसेंटेज को ख़त्म कैसे करते हैं, वी जस्ट ओनली डिवाइड बाय 100, हम इसको 100 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब जो क्यू स्क्वायर है दैट इज़ 0.04 क्यू स्क्वायर। तो क्यू कितना होगा, क्यू का आप क्या ले लें, अंडर रूट ले लें। इस तरफ भी आप क्यू स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हैं और इस तरफ भी आप अंडर रूट ले रहे हैं। तो इसमें जो क्यू आएगा वो आएगा 0.2, जिसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ क्यू, वो कितना है, 0.2। पहले आपने 20 प्लांट्स थे, 20 प्लांट्स की परसेंटेज निकाली, 4%, उस परसेंटेज से आपने उसको पॉइंट्स में लेकर आए, पॉइंट्स में लेकर आए तो उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लिया तो आपके पास क्यू रिसेसिव अलील की वैल्यू आ गई। अब आप डोमिनेंट की फाइंड आउट करना चाहते हैं, यू नो दैट P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। P कितने की इक्वल है, 1 माइनस क्यू की इक्वल है। द रीज़न बिहाइंड, इसमें हमने ये पढ़ा है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P इसके इक्वल है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.8 आ जाएगी। हम अगर इसको परसेंटेज में लेकर आना चाहें तो वी कैन से दैट दीज आर 80%। यहाँ पे इसको लेकर आना चाहें, जिसको मल्टीप्लाई 2 कर दें तो दैट इज़ कैन बी 20% एंड दैट कैन बी 80%। ये क्या है, 80% है। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हमने इन तमाम को बाकी को कैलकुलेट करना है। तो इन तमाम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें हमने कहा 0.8 है प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 की इक्वल है। अब अगर हम इसी का स्क्वायर ले लें तो जाहिर बात है हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। जैसे हमने P प्लस क्यू की बात की है, इसका स्क्वायर लें तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर है। वी हैव वैल्यूज, वी कैन पुट इट इन, हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। वी नो दैट P स्क्वायर जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे P स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2PQ 0.2 0.8 हेट्रोजाइगस प्लस 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज़ ली जाएं तो ये 0.8 का मतलब 0.64 आ जाएगा प्लस 2 4 हम 16 16 और 2 32 आ जाएगा 0.32 प्लस 0.04 आ जाएगा। अगर हम इनको कैलकुलेट करें दैट शुड बी इक्वल टू 1, ये कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी कि 0.34 0.3 0.04 जो है टोटल 0. यानी कि ये 1 के इक्वल इसकी वैल्यू जो है वो आती है। अब इसी को हम परसेंटेज में लेकर आएँ तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग स्मॉल a एंड दैट इज़ होमोजाइगस रिसेसिव, और ये कितने परसेंट है, 0.04, और इसकी परसेंटेज ली जाए तो दैट इज़ 4% टोटली इसमें आएगा। जबकि 2PQ की बात की जाए तो इसमें हमने कहा कि 0.32 जो कि कैपिटल A स्मॉल a है, ठीक है, दैट इज़ 0.32, ये 0.32 है, इसको मल्टीप्लाई 100 किया जाए तो दैट इज़ टोटल 32%। ये कितने परसेंट बनेगा, 32% बनेगा। सेम इसमें हम P स्क्वायर की बात करें तो P स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग कैपिटल A दैट इज़ 0.64, 0.64 है। इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो इसको मल्टीप्लाई आप 100 करें तो ये टोटल जो है वो 64% जो है वो आ सकता है। तो इन एनी केस आप कोई भी केस ले लें, कोई भी सिनेरियो ले सकते हैं जिसमें हम उसकी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, इनकी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि यू नो दैट यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, ये हेट्रोजाइगस, और P स्क्वायर जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और Q स्क्वायर जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव है। सो एनी केस कोई भी अगर सिनेरियो दिया जाता है, वैल्यू दी जाती है, तो बाय यूटिलाइजिंग हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम फार्मूला हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह से एक एलीलिक जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग दिस फार्मूला। एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके इसको फर्दर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन आता है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई भी वैल्यू देता है जो आपने पहले यूटिलाइज नहीं की होती। हो सकता है कि वही वैल्यूज़ दे दे जो आपके बुक में अवेलेबल हैं, लेकिन वो हाइपोथेसाइज्ड मतलब कोई भी सपोज वैल्यू जो है वो ले सकता है और कैलकुलेट कर सकता है। सो आपने प्रॉपर तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इससे फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन एंड एलील फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से दैट कि जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उन तमाम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।